हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 47 देखेंगे। पार्ट 46 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1435 MCQs। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। कोयला और पेट्रोलियम जब ये जलते हैं तब कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर हो जाएगा। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। ये चीज़ आपने भी फील किया होगा। मान लो आप कार में बैठे हो या फिर आप बाइक पर बैठे हो। जिस दिशा में बाइक मुड़ रही है या फिर कार मुड़ रही है, मान लो कार या फिर बाइक इस दिशा में मुड़ रही है, तो आप अपने ऊपर इसके विपरीत दिशा में एक बल को महसूस करते होंगे। जिस दिशा में गाड़ी टर्न होती है उसके विपरीत दिशा में आप अपने ऊपर एक बल को महसूस करते हो। ये जो बल आपके द्वारा महसूस किया जा रहा है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ये एक झूठा बल होता है, ठीक है, झूठा बल, स्यूडो फोर्स होता है। जो बल आप अपने ऊपर फील करते हो आउटसाइड, ठीक है, जो सर्कल है, सर्कल के इनसाइड नहीं, आउटसाइड, उस बल को हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कारण है इसके पीछे? जड़त्व है, ठीक है। जड़त्व कौन सा? दिशा का जड़त्व। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो ये है दिशा का जड़त्व। जड़त्व का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है। यहाँ पर दिशा का जड़त्व है, यानी कि ये दिशा में परिवर्तन नहीं होने देना चाह रहा है, जिसके कारण इस बल को महसूस किया जाता है। किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? हाइड्रोजन के अलग अलग सांद्रता पर ये जो सूचक है ये अलग अलग रंग दिखाता है। ये है यूनिवर्सल pH इंडिकेटर। तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर संबंध का मतलब एफिनिटी है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड में क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे आवर्त का तत्व है। क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में, केवल थर्ड वाले में ही नहीं, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के पास है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान है 10 kg और जी का मान लेना है 9.8। आंसर हमारा 98 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह के सवाल बताओ मैंने आपको कितने बार करवाया होगा? इस तरह के सवाल मैंने आपको 10 बार करवाया होगा। और इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है। ये सवाल लेने के पीछे कारण ये है ताकि मैं उनको बता पाऊँ, उन स्टूडेंट्स को जो ये बोलते हैं कि मैं न्यूमेरिकल को इग्नोर कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि आप न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, आप नहीं करवा रहे हैं। आप केवल ये मत देखो ना कि न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे गए, आप ये भी तो देखो कि न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे गए हैं। एक ही टाइप के न्यूमेरिकल 50 बार पूछे गए हैं, तो मैंने आपको 10 बार करवा दिया। 50 बार करवाने का क्या ज़रूरत है? आप जानते हो कि सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उसको ख़त्म करवाने हैं। तो मैंने आपको 5 बार 6 बार करवा दिया। उसके बाद उस टाइप के जितने भी सवाल है वो आप खुद बना दोगे। तो आप ये मत बोलो ना कि बहुत सारे सवाल पूछे गए, आप नहीं करवा रहे हो, आप नहीं करवा रहे हो, आप छोड़ कर चल रहे हो। आप ये भी देखिए कि जो सवाल पूछे गए हैं न्यूमेरिकल के वो किस टाइप के हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि एक ही टाइप का न्यूमेरिकल 50 बार पूछा जा चुका है। और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन सारे ही टाइप्स को मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जब मैं वॉल्यूम 1 करवा रहा था ना, तभी वो सारे टाइप्स कवर हो चुके हैं। जब भी कोई नया टाइप आता है मैं आपको ज़रूर करवाता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में आपने देखा था, पिछले पार्ट में हमने देखा था PV बराबर nRT पर सवाल था, मैंने आपको बताया क्योंकि वो नया टाइप था एक। फिर एक सवाल था जहाँ ये मानना था कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर n, ये एक नया टाइप था, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। तो जब भी कोई नया टाइप आएगा ना मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। अगर मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो सवाल आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वो सवाल का मतलब उस टाइप का सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो सिर्फ आप ये मत कमेंट कीजिए कि आप नहीं करवा रहे हैं। आप स्टार्टिंग से देखो ना सीरीज को, आप स्टार्टिंग से सीरीज देखो, सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। ये सवाल मैं नहीं लेता, केवल बस इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने लिया हुआ है। इस तरह के सवाल कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ और ऐसे 50 सवाल हैं। इस तरह के 50 सवाल है। यहाँ 10 kg दिया है, किसी में 5 kg देगा, किसी में 15 kg देगा, किसी में 20 kg देगा। इस तरह के कई सारे सवाल हैं।
तो जब मैंने आपको ये एक बार बता दिया तो क्या आप नहीं बता पाओगे? जब यहाँ पर 10 की जगह 15 आ जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे? कभी कभी बोल देगा कि जी का मान 10 लेना है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? बता दोगे ना? तो आप समझिए इस चीज़ को। आप सिर्फ ये मत बोलिए कि छोड़ रहे हैं। जिस टाइप का सवाल छोड़ा जा रहा है वो जो टाइप है आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका है, इसलिए आप ये टेंशन मत लो। आप अपना कॉन्फिडेंस बेकार का लूज मत करो। बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं, न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, तो पता नहीं न्यूमेरिकल बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी छोड़े जा रहे हैं सवाल वो ऑलरेडी करवाया जा चुका है। उस टाइप का सवाल ऑलरेडी करवाया जा चुका है, और जब भी कोई नया टाइप आएगा आपको ज़रूर करवाया जाएगा। सो आप बिंदास रहिए। पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को कहा जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या फिर यौगिक पाए जाते हैं उसे हम लोग खनिज बोलते हैं, और जिस खनिज से धातु को प्राप्त किया जा सकता है उसे हम उस धातु का अयस्क बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सारे अयस्क खनिज है, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है। उसी खनिज को अयस्क बोलेंगे जिस खनिज से हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F हो जाता है। दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। अगर ये R पहले का 6 गुना हो चुका है, यानी कि 6R हो चुका है, तो ये जो बल है ये पहले का 1/36 हो जाएगा। F इंटू 1/36 हो जाएगा। देखो उल्टा रिलेशन है ना, तो अगर हम R को बढ़ाएंगे तो बल पहले से बहुत ही कम हो जाएगा। हम R को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बल पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसीलिए जब मैंने इसे 6 टाइम इंक्रीज किया तो बल पहले का 1/36 हो चुका है। सी हमारा राइट आंसर। यहाँ देखना 6 गुना अधिक हो जाएगा, मतलब आप ये मत करना कि R + 6R, ठीक है। यहाँ पर 6 गुना अधिक का मतलब है कि पहले का 6 गुना हो जाएगा सिंपली। अब देखिए, इस तरह के सवाल मैंने आपको इससे पहले बस एक बार करवाया हुआ है, सिर्फ एक बार करवाया हुआ है। यहाँ सेकेंड टाइम आया है, मैंने ले लिया। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जब भी नया टाइप आएगा उसको मैं ज़रूर करवाऊँगा। एक विद्युत परिपथ में आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और छोटी होती है। लंबी रेखा डैश टर्मिनल को दर्शाती है। सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन, इस प्रकार से। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो धनात्मक हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सत्य है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बेटी कोशिकाओं। बेटी कोशिका आपने कभी किताब में पढ़ा है? बेटी कोशिका डॉटर सेल होता है लिखा हुआ, अंग्रेजी में डॉटर सेल और हिंदी में संतति कोशिका। बेटी कोशिका आपको नहीं मिलेगा, ये केवल आपको रेलवे के एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है। मूल कोशिका यानी कि पेरेंट सेल, जनक कोशिका और यहाँ पर डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटी कोशिका। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि जैसे कि पैरामीशियम, लिशमेनिया, क्रिप्टोमोनास, बैक्टीरिया, अमीबा, इन सब में एक जनक सेल से, एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोला है कि कुछ ऐसे भी होते हैं विखंडन। ये क्या है? द्विविखंडन है। कुछ विखंडन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक जनक कोशिका से कई सारे संतति कोशिका बन जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद तीसरा ये बोला है कि पेरेंट सेल से, जैसे कि हाइड्रा के अंदर में होता है, हाइड्रा में क्या होता है, पहले एक बड निकलता है, यहाँ पे एक बड निकलता है, फिर ये बड अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। ऐसा हाइड्रा में होता है बडिंग, जिसको हम बोलते हैं मूकुलन बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूकुलन में क्या होता है, कली जीव के शरीर से निकलती है, यह कली आकार लेती है और एक पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है, यानी कि एक नया स्वतंत्र जीव बन जाती है। ऐसा बडिंग में होता है और ये चीज़ हाइड्रा में होता है। यहाँ देखो स्पाइरोगारा लिखा हुआ है और प्लेनेरिया लिखा हुआ है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है, स्पाइरोगारा में फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगारा ये एक शैवाल है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग नहीं होता है। तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है ये सही है, लेकिन एग्जाम्पल गलत है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल ए और बी सही होगा। इनमें से किन का उपयोग इत्र और स्वाद देने वाले एजेंट बनाने के लिए होता है? ईस्टर का इस्तेमाल होता है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह ये होता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। ये देखो एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू है,
एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें यहाँ देखो मास्ट सेल है, यही मास्ट सेल है जो कि हिस्टामिन सिक्रेट करती है। हमारा आंसर यहाँ पर संयोजी उत्तक हो जाएगा। मासिक धर्म के कारण योनि से रक्त किस कारण बहता है? मासिक धर्म ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हर महीने ये महिलाओं में होता है प्यूबर्टी के बाद। हर महीने जो गर्भाशय की परत है, हर महीने गर्भाशय की दीवार बोल दो या फिर गर्भाशय की जो परत है ये मोटी होती है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं, नए नए ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। वो इसलिए ताकि अगर निषेचन हुआ तो जायगोट को गर्भाशय में ही आना है, गर्भाशय की दीवार में जाकर के सेट हो जाना है। अगर निषेचन नहीं हुआ, जायगोट नहीं बना, तो यही गर्भाशय की जो परत है जो बनी थी वो टूट जाती है और ब्लड के साथ वो बाहर आ जाती है। सी हमारा आंसर। फिर अगले महीने फिर से ये परत बनती है, फिर से अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर से ये परत टूट करके बाहर आ जाती है। जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ये जल है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। इसको हम और छोटा करेंगे तो 8:1 होगा। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग डैश है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की शक्ति लगभग इतना इंटरसेप्ट किया जाता है 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। स्वतंत्र रूप से यह वस्तु नीचे गिर रही है, स्वतंत्र रूप से अगर ये नीचे गिर रही है तो यहाँ पर u बराबर आपको 0 लेना है, टाइम आपको 2 सेकंड दे रखा है। वस्तु जब नीचे आए तो a बराबर हम +g लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 9.8 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s बराबर यहाँ पर लगा दो ut + ½ at², u का मान 0 तो ये पूरा टर्म खत्म, हाफ हो जाएगा, a का मान 9.8 है, t यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, 9.8 × 2, यहाँ पर हमारा आंसर 19.6 मीटर हो जाएगा। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। श्वसन प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का टूटना होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है, और ये भी कोशिका द्रव्य में टूटता है। उसके बाद ये पायरुवेट आगे चल करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में टूटेगा। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो चाल के साथ गति हम क्या बोलेंगे? वेग। सी हमारा आंसर। वेग एक सदिश राशि है, इसमें चाल के साथ साथ दिशा भी मायने रखेगा। संवेग भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? घनत्व का एक दोलन बोल दे, या फिर दाब का एक दोलन बोल दे, या फिर एक कंपन पूरा करने में, या फिर एक वाइब्रेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, ये सब पूछ दे, उसे हम बोलेंगे समय काल। ठीक है, समय काल, टाइम पीरियड, वेव का टाइम पीरियड। एक कंपन पूरा करने में या फिर एक दोलन पूरा करने में, चाहे घनत्व का दोलन बोल दे, दाब का दोलन बोल दे, पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना दोलन पूरा होता है, एक सेकंड में, अंतर समझिएगा, यहाँ क्या है कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम समय काल बोलते हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड में जितना दोलन पूरा होगा उसे हम आवृत्ति बोलेंगे। अगर एक सेकंड में 10 दोलन पूरा हो रहा है तो आवृत्ति 10 हर्ट्ज हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु हैं? यहाँ पर अणु बोल रखा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब आपको H2 लेना है। तो H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 AMU है, ये है मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से AMU हटाओ, ग्राम लगाओ, ये हो जाएगा 1 मोल। और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने अणु होते हैं। आपसे पूछा है 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए इसमें आप भाग लगा दो 2 से, ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, 3.01। यहाँ पर है Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 283, यही होगा।
आपसे अब बोल रखा है कि एल्यूमिनियम 3+ का बताओ। इसमें क्या था, ये तो उदासीन था, तो इसमें 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है। ये अब उदासीन नहीं रह चुका है, ये एक धनायन हो चुका है, तो प्रोटॉन तो 13 ही होने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 सिंपली रह जाएगा, सिंपली 2-8। ये हमारा आंसर। किसी पिंड की चाल 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। अब देखो यहाँ पर चाल दे रखा है, यहाँ पर वेग दे रखा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ चाल नहीं होगा, संवेग होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ना, ये संवेग का है। तो P = m इंटू में v होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग। हमसे द्रव्यमान पूछा है, वेग हमें 5 दे रखा है और संवेग 50 दे रखा है, तो m हो जाएगा 10 kg। डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के सवाल भी मैं आपको 10 बार करवा चुका हूँ और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में 50 बार पूछे जा चुके हैं। किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। आयनीकरण क्षमता यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये बढ़ती है जब परमाणु का साइज जो है ये घटता है, यानी आप ये बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज में उल्टा संबंध है। परमाणु आकार हो जाएगा, परमाणु आकार बोल दे, त्रिज्या बोल दे, एक ही बात है। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। कार्बन को हम लोग C से दिखाते हैं, आयोडीन को कैपिटल I से दिखाते हैं, लोहा को कैपिटल F स्मॉल e से दिखाते हैं, फ्लोरीन को कैपिटल F से। 2 लेटर्स हैं लोहा में, F एंड E। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये IUPAC नाम है, बताना है कि कौन अलग है। इस तरह के सवाल एक बार और आ चुका है, ये सेकेंड टाइम है। CnH2n+1OH ये होता है जनरल फार्मूला किसका, एल्कोहल का। यहाँ पर देखो ए वाले में देखो 3 कार्बन है। जो प्रोपेनॉल होता है, इसमें जो प्रोप वर्ड है, प्रोप का मतलब क्या हुआ, प्रोप का मतलब हो गया यहाँ पर कि कार्बन टोटल 3 है, तो जितने कार्बन वही हमारा n बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C3H2 × 3+1OH, C3 जो हो जाएगा 6+1 7OH। ये फॉर्मूला होना चाहिए था प्रोपेनॉल के केस में। यहाँ पर देखो 5 दे रखा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये सारे चेक कर सकते हो, सही है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करो। ये सारे जो तत्व दे रखे हैं ये आवर्त 3 के तत्व हैं। आवर्त 3 में सबसे पहले आपको सोडियम मिल जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम मिल जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम मिल जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोरीन मिल जाएगा। तो जब हम आवर्त सारणी में जब हम ऐसे चलेंगे आवर्त में बाएं से दाएं, तो मेटेलिक कैरेक्टर ये घटेगा। समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब यही बढ़ेगा। हमसे बोला है कि अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा सोडियम का होगा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सिलिकॉन, सबसे कम क्लोरीन। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 47 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।